थैंक यू। तो चार हमारे पास मल्टीपल इनकम, जो मल्टीपल हमारे इंटेलिजेंस है उसके बारे में हमने बात कर ली है। और अब चार और के बारे में हम बात करेंगे। तो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप में ये सारे गुण हैं, ये इंटेलिजेंस है। लेकिन इस इंटेलिजेंस के अंदर आपने ये देखना है कि आपका प्लस में कहाँ है और माइनस में कहाँ है। अगर आप माइनस में काम करते हैं तो आपका एवरेज बनेगा, और जहां आपका प्लस है उस पर आप काम करें फोकस करके, तो शायद आप जीनियस बन सकते हैं। तो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में हम आज जानेंगे, और उसके बाद कुछ लोगों के कल फिंगरप्रिंट्स मेरे पास आए हैं। तो देखते हैं, अगर समय मिलता है आज चर्चा करेंगे, नहीं तो एक्सक्लूसिव कल हम ये दिन पूरा सेशन ही हम इसी पे रखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना। एक सेकंड का टाइम दीजिए। मैंने चार कैटेगरी में आपको कल बताया, विजुअल इंटेलिजेंस क्या होता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, लॉजिकल और म्यूजिकल। थोड़ा सा रिवाइव करते हैं कि विजुअल इंटेलिजेंस वो होता है जो आप देख कर कई चीज़ों को समझ लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, उसके कई करियर बन सकते हैं। फिर आता है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज में आपकी पकड़, शब्दों की, शब्दावली की और डिफरेंट भाषाओं को समझने का, समझाने का जो आपके अंदर, यह सब इंसान में होता है। आप अपना, कहते हैं ना, एरिया ऑफ स्पेक्ट्रम या अपना बैंडविड्थ को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। पहले 2 भाषाएं सीखी, फिर 3 भाषाएं। मल्टीपल लिंगुअल आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे जो कई भाषा में बात करते हैं, उसका यही आप समझ सकते हैं, उनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा है। फिर हम बात करते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल जिनका मैथ्स, कैलकुलेशन और किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना और उसके पीछे के रीजन को ढूंढना। फिर हम बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसमें एक आता है, प्लस उसके अंदर आता है कि आपके म्यूजिक म्यूजिक के प्रति क्या आपका रुचि है और आप उसको कितना डेवलप करते हैं। अगले चार जो इंटेलिजेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाली बात है। वो है नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। इसके 2 पार्ट हैं। तो उसको समझने से पहले हम सीधा आते हैं, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो हम सबसे पहले जाते हैं, हमारा जो अगला स्टेप है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो चुका है हमारा, लॉजिकल हो चुका है, म्यूजिकल हो चुका है। अब हमारे पास आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इस इंटेलिजेंस को समझते हैं। आपका दूसरों से क्या कनेक्शन है, क्या आप जल्दी से कनेक्ट होते हो, क्या आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो, यानी दूसरों से आपको लोग आसानी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं आती। कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते स्ट्रेंजर्स से बात करने में। और आपको सबको मानना पड़ेगा कि अगर आप सेल्स की इंडस्ट्री में हो तो आप इंटरपर्सनल रहोगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके पास ये जो डेवलपमेंट है इंटरपर्सनल। स्कूल्स, कॉलेजेस, थिएटर्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इस इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करता है। लोगों में बात, पब्लिक स्पीकिंग उसमें आती है। इंटरपर्सनल मतलब लोगों के प्रति आपके क्या कनेक्शन है, कैसे आप कनेक्ट कर। कई बार आपको लगता होगा ये आदमी आइडियल है, इससे बात नहीं करना, तो उस आदमी की सोचिए वो आइडियल नहीं है, या वो दिखने में थोड़ा सा इगोइस्टिक लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो आपसे घुल मिल नहीं पाता है, वो अपनी बातों को आपके सामने ठीक तरीके से रख नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंटरपर्सनल स्किल्स जिनके पास है, वो जल्दी लोगों में कनेक्ट करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में, आप एनी प्रोफेशन, अगर आपका इंटरपर्सनल स्किल यानी नेटवर्किंग, नेटवर्क करना आता है, सोशल होना आता है, तो आप वहाँ पर एक अलग ही जगह बनाते हो। लोगों के दिल में आपके जो स्किल्स हैं वो एक अलग छाप छोड़ते हैं। लेकिन आप कितने अच्छे इंसान हो इसी बात से तय होता है कि आपने कैसे उनके साथ व्यवहार किया। हम अपने बच्चों में ये स्किल जरूर डेवलप करें, और ये डेवलपमेंट का काम स्कूल का है, कॉलेजेस का है। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे या कुछ लोग अकेले अकेले रह जाते हैं, लोनली रह जाते हैं, तो उनको टीम वर्क कैसे कराना है तो समझते हैं थोड़ा उसके बारे में। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस प्लेस ए क्रूशियल रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर इंटरपर्सनल रोल का बहुत बड़ा है। एक होता है लीडर अपने आप को घोषित करना, एक दुनिया उसको लीडर माने, वो इंटरपर्सनल स्किल है।
और इसके अंदर टीम वर्क का बहुत बड़ा रोल है. इट इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन वेरियस सोशल सेटिंग, इंक्लूड्स द वर्कप्लेस, फैमिली लाइफ, कम्युनिटी इंटरेक्शन. इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग पर्सनल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में परस्यू करियर्स इन फील्ड सच एज काउंसलिंग. काउंसलर बहुत अच्छे बन सकते हैं, लोगों को काउंसिल कर सकते हैं, टीचिंग दे सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर, जो कंपनी के अंदर एचआर का जो भूमिका है, सेल्स का, देखो मैंने यही कहा था, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, where they can leverage their interpersonal skill to meaningfully connection and positively impact others. यानी कि आपके अंदर वो क्वालिटी का आप बिल्कुल भरपूर भरसक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एरिया ऑफ फील्ड में. तो कुछ लोग जो इंटरपर्सनल स्किल में माहिर है, उनको अपने इसमें डेवलपमेंट कैसे करना है, छोटे छोटे टीम प्रोग्राम्स, आप जैसे कई लोगों को तकलीफ होती है तो जूम करें, आपस में बैठ के बातचीत करें, तो उससे आपको बढ़ जाएगा इंटरपर्सनल स्किल. तो इंटरपर्सनल स्किल आपको हर जगह एक नई मुकाम दे सकता है. इसके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो एम्पैथी होता है, लोगों के प्रति आपका एक इमोशन होता है. पीपल विथ इंटरपर्सनल हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स. दूसरों के इमोशंस को समझना, उनके थॉट को, उनका क्या नजरिया है, ये समझना बहुत जरूरी है. वो इंटरपर्सनल स्किल से ही डेवलप होता है. दे कैन एम्पैथाइज विद अदर्स एक्सपीरियंसेस. उनके एक्सपीरियंसेस को अपने एक्सपीरियंस के साथ शामिल करना, उनके साथ कंपैशन दिखाना, यानी उनको वो मोटिवेशन देना और उनको सपोर्ट करना, उनको गाइडेंस देना जब भी उनको जरूरत है. जब आप किसी के लिए खड़े होते हो, वो आपके लिए खड़े होते हैं. ये एक हमारा पूरा इकोसिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का सोशल सर्कल है. अगर हम अकेले ही जीवन व्यतीत कर रहे होते तो इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने कनेक्टेड नहीं होते. हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं. हमें अकेला भगवान ने नहीं पैदा किया, तो हमें लोगों के सर्कल में रहना है. तो वो इंटरपर्सनल स्किल की वजह से है. कम्युनिकेशन आपका अच्छा डेवलप होता है. जब आप किसी की बात सुनते हो तो आप क्या होता है कि आपका खुद का कम्युनिकेशन आप सीखते हो. इंसान हमेशा सीखता है. वर्बली सीखते हो, नॉन वर्बली. वर्बली मतलब जो आप शब्द बोलते हो, नॉन वर्बली मतलब उनके लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझते हो, उनके अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो आप शरीर भंगिमा का यूज करते हो, शरीर भंगिमा का यूज करते हो, उसको कह सकते हैं. अटेंटिवली अगर सुनोगे तो आपका इंटरप्रिटेशन, यानी कोई भी समस्या को समझने में और उसके बदले उसका सॉल्यूशन ढूंढने में इंटरपर्सनल स्किल बहुत काम आता है. इंटरपर्सनल स्किल्स, इंडिविजुअल विद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एक्सेल्स इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग. बहुत अच्छे इंटरपर्सनल स्किल वाले बहुत जल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट बनाते हैं. जो जिनके पास बहुत अच्छा इंटरपर्सनल स्किल है, वो टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं. और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट में जल्दी नहीं पड़ते. नेगोशिएशन स्किल उनमें आ जाती है, लीडरशिप आ जाती है, और दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना, यानी दूसरों के साथ पार्टनरशिप बनाने में बहुत अच्छा बनता है. इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो लोग आप पे फेथ करते हैं. सोशल अवेयरनेस, इंटरपर्सनल स्किल इंटेलिजेंस जो है वो आपको एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में लोग मानने लगते हैं, चाहे कितना भी कल्चरल डिफरेंस हो. यानी आप किस जगह से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो इस तरह के इंटेलिजेंस रखते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस जो है वो बिहेवियर के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं. और प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, जैसे मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जहां किसी की प्रॉब्लम हो आप उसको मतलब बातचीत से सुलह करा सकते हैं. और ये चीज इंटरपर्सनल. अब मैं आपके सामने एक फोटो भेज रहा हूँ, और ये फोटो सब जानते हैं कि इन इन एक्टर का नाम है राजकुमार. और इनका एक स्टाइल है, इनका एक तरीका है. कभी भी आप इनके जब भी मूवीज देखते हो तो लगता है कि इस आदमी में बहुत ही एटीट्यूड है. तो ये ऐसे लोग आपको कहीं मिलेंगे. वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की वजह से. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी अपनी इज्जत खूब करना. सेल्फ रेस्पेक्ट और घमंड, ईगो, उसमें बहुत फर्क है. एक होता है घमंड, जो कि अहंकार जिसे कहते हैं. एक बहुत थिन लाइन है सेल्फ रेस्पेक्ट और अहंकार में.
अगर वो थिन लाइन पार कर लेते हो तो आप रावण जैसे अहंकारी भी बन सकते हो। अगर आप थिन लाइन के इस तरह हैं तो आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ इमेज को दुनिया के आगे रख सकते हो। लोग आपकी इज्जत करते हैं, वो जो लोग अपनी इज्जत करते हैं उनके लोग इज्जत करते हैं। थोड़ा सा इनमें एक कमी होती है कि वो सेल्फ इंडल्जेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी खुद में रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन इनकी इज्जत मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो बात करते हैं हर बात में कहीं ना कहीं बहुत दम होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहाँ चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कभी कई बार सवाल पूछा होगा, एक मारुति बेचने वाला, मारुति गाड़ी बेचने वाला एक सेल्समैन है और एक मर्सिडीज बेचने वाला सेल्समैन है। उसमें आपको क्या लगता है इंटरपर्सनल स्किल सबसे ज्यादा, इंट्रापर्सनल स्किल सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑब्वियस है कि इंट्रापर्सनल स्किल आपका जो मर्सिडीज बेचने वाला हो, क्योंकि वो जो सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी रखता है, जैसे वो अपने आप को मैनेज करता है, वो किस तरह से ड्रेस करता है, किस स्टाइल से बात करता है। जो गाड़ी बेचने वाले, खरीदने वाले होते हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मर्सिडीज जैसी गाड़ी लेते हैं, हाई क्लास बिजनेसमैन लेते हैं, बहुत सारे अच्छी चीज़ों से निकले होते हैं, उन्होंने एक सोसाइटी में रुतबा बना होता है। वो चाहते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट उन्हीं के जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट वाले कोई करे। जी हजूरी करके कोई बेच रहा होगा तो वो नहीं खरीदा जाएगा। तो इंट्रापर्सनल स्किल बहुत ज़रूरी है। आपको अपना सेल्फ इमेज के बारे में बहुत ध्यान रखना। बहुत लोग बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट को। हम चाहते हैं कि आप आज की डेट में ये तय करें कि आप अपने घर में सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करें। ये बताने की जरूरत नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आप अपने, देखो पूरी दुनिया ना आपको जिस तरह से देख रही है, अगर उसी तरफ से देखेगी तो आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप जहां पर बहुत ज्यादा सोशली इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा हटके देखेंगे तो वो लोग आपको मिस करेंगे। तो सेल्फ रेस्पेक्ट और मेंटेन करना ये आपके अंदर एक कला है। जो ऐसे लोग होते हैं उनको काउंसलिंग करना, कुछ करना, इनकी लोग बातें मानते हैं। थेरेपी में, पर्सनल डेवलपमेंट यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस ओनर बहुत अच्छे होते हैं। क्रिएटिव परस्यूट इन्वॉल्व सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। अपने बारे में, जो अपने व्यक्तित्व के बारे में सजग होते हैं, वही दूसरों को व्यक्तित्व की पाठ पढ़ा सकते हैं। तो हाई सेल्फ रेस्पेक्ट, हाई सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। ये दो स्किल है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, अगर आपके अंदर है और सब में होता है, इसको थोड़ा सा डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है? कोई नई कला सीखे, कोई नया हॉबी पाले, उससे क्या आपका इंटरपर्सनल स्किल बनेगा। इंटरपर्सनल जब आप लोगों से इन्वॉल्व होंगे, लोगों से सुनेंगे, पहले सुनना जरूरी है, तो ये दोनों स्किल आपके डेवलप होंगे। इसके क्यों की फीचर्स कुछ हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना, जानना और समझने बहुत जल्दी लोगोगे। और अपने इमोशन, कई लोग होते हैं ना भावनाओं में बह जाते हैं, तो वो जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं, जिनका इंट्रापर्सनल स्किल है, उनको पता है व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू स्टार्ट। वो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब बीमारियों के जड़ होते हैं। डिप्रेशन इसमें जल्दी आते नहीं हैं। गोल सेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सेल्फ इमेज होता है तो वो जल्दी गोल सेट कर सकते हैं। और अपने को, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैंने इतने करोड़ रुपए कमाने, मैंने इतने करोड़। अब ये समझिए, जिनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होगा वो बोल तो देंगे लेकिन वो करेंगे भी जरूर। जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ी, जिसे कहते हैं फेक रिस्पेक्ट होता है, वो बोल देते हैं, करते नहीं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ। आपका जो मन है ना आपके साथ खेलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आपने मन को झूठी तसल्लियां देना शुरू करोगे तो ये मन आपको मानेगा कि इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। वो कहते हैं ना, समस्त संसार आपका गुलाम है, मास्टर एंड द यूनिवर्सिटी इज योर स्लेव इफ यू हैव हाई सेल्फ रेस्पेक्ट। आप अपनी बातों पे, आप अपने कोई भी चीज़ होगा, उसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। कल मैंने एक अनाउंसमेंट डाली थी कि जो लोग यहाँ पर पिछले 5 दिन से नहीं आ रहे, उन लोगों का नाम स्ट्राइक होगा, नाम स्ट्राइक आउट होगा। मैंने बहुत पोलाइट एक मैसेज भेजा सबको, एक वार्निंग दी। उसके बाद भी लोगों को ये लगता है कि ये आदमी बोल रहा है, ये करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, तो मैंने कर दिया। कई लोगों के मैसेज आए, सर आपने ऐसा क्यों, आप हमारे को, मैंने कहा मेरे को इस ग्रुप की महिमा बना के रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे को 5 लोग मिलेंगे, मैं उनको ट्रेन करूंगा, वो 5,000 और 5 लाख के काबिल होंगे, ये मुझे पता है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए।
मैं ये जो प्रोग्राम चला रहा हूँ वो प्रोग्राम से उनको बेनिफिट मिलेगा। अननेसेसरी ऑफ एंड ऑन लोग आते जाते रहेंगे, उससे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि पिछला उन्होंने जाना नहीं, अगला वो जान नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके बीच में कनेक्शन है। जो द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी है, हर आदमी ऊपर ऊपर तय से देखता है कि भाई ये कुछ ऐसी कला बता देगा कि रातों रात पैसे बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रातों रात पैसे बनाओगे, लेकिन वो एसेंशियल सारे स्किल अपने बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। अब अभी अभी बात कर रहा हूँ, आज आज एक आध लोग जो नए जुड़े हैं उनको एक बात बताता हूँ। आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में तो पता चलेगा, दूसरों के बारे में भी पता चलेगा। कल हमने कई लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला दिया है कि वो अगले 2 दिन के अंदर अपने पर्सनालिटी के बारे में जान जाएंगे, और जब उनको पता चल जाएगा उनमें कमी क्या है, खूबियां क्या है, साइंटिफिक डेटा के साथ जब पता चल जाएगा, उनका काम करने का तरीका कितना बदल जाएगा। असल में हम सबके पास एक सबसे बड़ी कमी है, हम सब कहते हैं अर्ध मूर्छा अवस्था में जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, हमारे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम किस तरह के इंसान हैं, ये पता ही नहीं है। जब तक मालूम ही नहीं है, करोड़ों कहाँ से आएंगे। ये तो वही वाली बात है कि लॉटरी लगेगी एक दिन, लेकिन लॉटरी लोगे तो लगेगी ना, आप लगातार लोगे तभी लगेगी लॉटरी। तो ले ही नहीं रहे तो कहाँ से लगेगी। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि कल हमने जो फैसला किया, उसका मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा नुकसान हो सकता है, लोग मेरे बारे में गलत सोच सकते हैं, लोग ये सोचेंगे कि इसमें कितना एटीट्यूड है, लेकिन कोई परवाह नहीं। कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेने में इंट्रापर्सनल स्किल, इंटेलिजेंस, जो आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करता है वो दुनिया में हमेशा एक नई छाप छोड़ता है। आज के बाद आपको इंट्रापर्सनल स्किल कैसे डेवलप करना है उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। गोल सेट करना आसान हो जाता है कि अगर इस साल मैंने सोचा है कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाना है, तो मेरे पास वो प्रोसेस है कि मैं कैसे सेट करूंगा। मैं बहुत आसानी से, मेरे लिए एक नेचुरल गोल सेटिंग होगी। और जो लोग ये नहीं कर पाते, उनकी जिंदगी में हमेशा उथल पुथल रहती है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंट्रापर्सनल स्किल में ही आता है। दुनिया चाहे आपके बारे में कुछ भी बोलते रहे, लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन लर्निंग के साथ आप आगे बढ़ते हैं और अपने इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल पे काम करते हैं, और जब आप अपने आप से सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब मिलता है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि पहली तो आपके खुद के देखने का नजरिया खुद को बहुत बदल जाता है। व्हेन यू गिव पैट ऑन योर शोल्डर फॉर अचीविंग एवरीथिंग एंड व्हाट एवर यू डिसाइड, इसका मतलब जब आप अपने आप को खुद शाबाशी देते हैं, वाह भाई तूने ये काम कर दिया, तो ये समझ लो आपको किसी भी इंसान की तारीफ की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है एक स्टेज पे आप आ जाते हो जब आपकी तारीफ और आपकी बुराई आपको कोई मायने नहीं रखती, आपको सिर्फ अपने बारे में पता है कि आप सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और वाकई में आप तरक्की कर पाओगे। तो अब आपके सामने एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी मैंने डाला है। इन पर्सनालिटी के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं बहुत इनका मुरीद हूं। ये नेचुरल इंटेलिजेंस के जीते जाते उदाहरण है। यानी कि दुनिया में गॉड के बारे में, नेचर के बारे में, डिवाइन के बारे में, डिविनिटी के बारे में, होलिज्म के बारे में, और कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच के बारे में मैं अगर किसी आदमी को जानता हूं, मैं किसी शख्स को जानता हूं, तो वो सदगुरु जी हैं। और इनका नेचुरल इंटेलिजेंस, इनसे इनके इंटरव्यूज देखिए, इनके आप कौन है सदगुरु जी, ये आदि योगा, आदि योग, आपने आश्रम के बारे में सुना होगा, जो शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है कोयम्बटूर में, इनके द्वारा स्थापना की गई है। इन्होंने युद्ध से लेकर कनेक्शन जो है एक ओल्ड एज तक किया है। वो कैसे किया है, इनकी सिंपलिसिटी, इनकी लैंग्वेज, इनकी बात करने का तरीका, इनका जो नजरिया है, इनका जो हर चीज का जवाब है, आप सुनेंगे बहुत अल्टीमेट होगा। लेकिन टाइम किसके पास है ये सब चीजें करने के लिए। इनका एक बुक रिसेंटली आया है, मैंने उस बुक को भी पढ़ा है। उसमें लोग कुछ नहीं किया उन्होंने, मैं जो करता हूँ सवाल जवाब, सवाल जवाब जो है ना, उन्होंने लोगों से पूछा आप सवाल पूछो, उसको एक किताब के फॉर्म में दिया, और कॉलेज के बच्चों ने इतना एक्साइटमेंट होकर, एक साधु जिनकी एज ऊपर है उनके साथ कैसे कनेक्शन होता है, वो डिविनिटी दिखती है। तब वो कैसे हो सकता है, जब आप नेचर के प्रति लगाव होगा, हर इंसान को होता है।
आप जैसे कभी सोचते हो कि आप पहाड़ों में जाते हो, आपको अच्छा लगता है, समुद्र नदी के किनारे आपको बहुत अच्छा है, तो नेचुरल इंटेलिजेंस है। इसको बढ़ावा कैसे दो? कोई पौधा लगाया, कोई पेड़ लगाया, कोई उसका टेक के, जैसे बर्ड्स वॉचिंग किया, बर्ड्स के लिए आपने पानी रखा, ये सब नेचुरल इंटेलिजेंस। कुछ लोगों में बच्चों में होता है ना, जानवरों के प्रति कुछ प्यार होता है, कई लोग हेट करते हैं। तो नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचर से दूर रहोगे उतना ही आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट होगे। दूसरी कहते हैं धरती से बिल्कुल, धरती के करीब रहो, उसकी मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है। तो जो लोग इस करियर के अंदर, जो लोग नेचुरल इंटेलिजेंस में होते हैं, वो बॉटनी के अंदर जाते हैं, वाइल्ड लाइफ में जाते हैं, फोटोग्राफी जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है उसमें चले जाते हैं, इकोलॉजी में चले जाते हैं, आउटडोर एजुकेशन में चले जाते हैं, जो बाहर जाके प्रोग्राम करते हैं, जो नेचर के साथ वो सब करते हैं। ये खुदा से कनेक्ट होने का, भगवान से, अल्लाह से, आपके जो भी डिवाइन गुरु हैं, जो भी आप समझते हो देयर इज सम डिवाइन पावर, उससे आप कनेक्ट होते हो, ये नेचुरल इंडिया। आपने देखा होगा ज्यादातर एज 60, 50, 50 नहीं 40 के बाद आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स गॉड बढ़ता जाता है। उसका कारण यही है, थोड़ा आप प्रकृति के साथ आ जाते हो, थोड़ा प्रकृति को एडमायर करते हो, आप इस वजह से आप गॉड के प्रति ज्यादा लगाव। तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस है, इसको आप काफी टाइम तक दबाते हो। क्या होता है कि बचपन जो खेल में गवा देते हैं, जवानी पढ़ाई और उसके बाद जॉब में ढूंढते हैं, करियर के बारे में सेटल होने में टाइम लगता है, अर्धांगनी के चक्कर में रहते हैं, प्यार के चक्कर में रहते हैं। उसके बाद जब आप सेटल थोड़े से होते हो, बच्चे थोड़े से आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो नेचर और आपका डिवाइन पावर के साथ थोड़ा कनेक्शन बनता है। वहां पे अगर आपने इसको डेवलप कर लिया तो ओवरऑल घर में सुख और समृद्धि मिलेगी। क्योंकि जो बाहर दिखता है वो अंदर भी है, और जो अंदर दिखता है वही बाहर है। तो आप अपने आप में बहुत होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन स्किल, नेचर को देखने का नज़रिया बढ़ जाएगा। आप ये भी करेंगे कि कोई अगर प्लास्टिक यूज़ कर रहा है तो आप उसको समझाएंगे, या आपको लगेगा कितना गलत हो रहा है। कैटेगराइजेशन आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि दुनिया के जितने जीव जंतु हैं उनका इज्जत करना शुरू कर देंगे। पूरी इकोलॉजी में आज सुनामी आया या अभी पीछे कोविड आया, उसके पीछे के रीजन आपको समझ, आप सीधा भगवान को उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, आपको समझ आ जाएगा कि हम नेचर के खिलाफ जाएंगे तो कितना गलत हो सकता है। तो ये समझ आता है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मैंने जैसे बोला कि एनवायरमेंट में पोल्यूशन के प्रति आप थोड़े वोकल हो जाते हो, पेड़ लगाने के लिए आप बोलते हो, आपके अपने आप डेवलपमेंट है। ये मैंने अपने आप में देखा, धीरे धीरे आता है कनेक्शन विद नेचर, आपका कनेक्शन नेचर के साथ, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट बहुत बढ़ता है। और फिर हम बात करते हैं, इस शख्स को द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। कौन नहीं जानता इसे? दी सचिन तेंदुलकर, द मास्टर ब्लास्टर। अब मैं इसको क्यों लेके आया हूँ? इनको लेके आने के पीछे एक ही रीजन है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो है, दो पार्ट में डिवाइड है। आपका ब्रेन, पूरी बॉडी पे ब्रेन का, जो बॉडी का कंट्रोल ब्रेन से होता है, कितना पक्का है। थ्रू आउट लाइफ में स्पोर्ट्समैन रहा, पिछले 3-4 साल से कुछ चीज़ों की वजह से नहीं कर पाया, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जिनके बॉडी आपके ब्रेन के हिसाब से चलता है, कंट्रोल है ओवरऑल में, वो जिंदगी में एक अच्छे सुकून से रहते हैं, क्योंकि उनमें एक किलिंग इंस्टिंक्ट होते हैं। उन्होंने कई जिंदगी के छोटे छोटे जीत और हार का वहीं देख लिया मैदान के अंदर। तो उनके लिए ना एक दुनिया भी एक मैदान की तरफ काम आता है। यस, दोनों में बहुत फर्क होता है, लेकिन नजरिया बदल जाता है। बॉडी का पूरे ओवरऑल में, आप जैसे एथलीट बनते हो, डांस करते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी थिएटर वगैरह, मार्शल आर्ट्स, सर्जरी करने के लिए भी चाहिए होता है, क्राफ्ट्समैनशिप। ये काइनेस्टिक इंटेलिजेंस दो पार्ट में डिवाइड है, ग्रॉस मोटर स्किल और आपका फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल के अंदर मैंने एक पिक्चर लगाई है, द फेमस मोनालिसा। ये पेंटिंग ऐसी पेंटिंग है जिसकी कीमत ही अमूल्य है। लियोनार्डो डा विंसी ने इस पूरे, लियोनार्डो डा विंसी ने इसका, लियोनार्डो डी कैप्रियो मेरे ख्याल से, मैं मिस्टेकन, लियोनार्डो डा विंसी, लियोनार्डो डा विंसी दुनिया के सदी के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे। इन्होंने एक बार, इनकी कहानी आपको मैं बताने से पहले मैं पिकासो की कहानी बताऊं। पिकासो भी एक फेमस पेंटर थे, उनकी पेंटिंग भी करोड़ों में बिका है। और एक दिन वो कहीं पे पेंटिंग कर रहे थे, यानी स्केच बनाने, स्केच में वो एक्सपर्ट थे। पिकासो जी जब बना रहे थे तो एक लेडी, हाई सोसाइटी लेडी उनके पास आती है, और उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए एक स्केच बना दीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मैं बना देता हूँ।
और वो रोड पे बैठ के बना रहे थे, तो उनकी स्केच बनाई उन्होंने। अगले ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको, 1 मिनट 2 मिनट में उन्होंने बना के उनके हाथ में दे दिया। तो उन्होंने बोला कि इसका कितना कीमत है, तो उन्होंने कुछ करोड़ों में, मतलब लाखों में मांगे थे उस टाइम। तो वो कहते कि आपके कितने सेकंड में आपने ये स्केच खत्म किया और आप कीमत बहुत ज्यादा मांग रहे हो। कहते मैं कीमत इस बात का नहीं मांग रहा हूँ कि मैंने आपका स्केच दिया, मैंने अपनी जिंदगी लगाई है कि कैसे 3 मिनट के अंदर मैं आपका ये स्केच बनाऊं। मैं उस हुनर के लिए मांग, उस एक्सपीरियंस के लिए। वाकई सच है, जिनका फाइन मोटर स्किल, यानी कि बॉडी का नहीं, ब्रेन का आपकी उंगलियों में क्या कंट्रोल है। जितने अच्छे पेंटर, आप क्यों नहीं पेंटिंग कर पाते, आप क्यों नहीं आर्ट बना पाते, उसका रीजन ये है आपका फाइन मोटर स्किल। कईयों का इसमें राइटिंग स्किल डेवलप हो जाता है, कईयों का म्यूजिकल वो शुरू हो जाता है, जिसके अंदर वो पियानो बजा लेते हैं, गिटार बजा लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो फाइन मोटर स्किल का बहुत बड़ा रोल है हमारे जिंदगी में। ये दोनों चीजें होती हैं, कितना डेवलप होता है। आप अपने बच्चों को कभी मत टोकिए अगर वो लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। अगर वो लेफ्ट हैंड से बचपन में लिख रहे हैं, तो उसको राइट हैंड के लिए कभी मत करिए। आप क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने ऐसा किया होगा और ऐसे करते आए हैं, ये गलत है। जो जिस हुनर के साथ पैदा होता है, बहुत सारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन आज दुनिया के फेमस बैट्समैन में से हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई बच्चा आपके सामने लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, तो उसका फाइन मोटर स्किल में डेवलपमेंट हो रही है। उसको राइट में लाओगे तो वो एवरेज रह जाएगा। एक टाइम मेरा बच्चा जो था बड़ा वाला, वो दोनों हाथों से लिख लेता था। तो कभी यहाँ थक जाता तो इस हाथ से लिख लेता। पता नहीं वो वक्त के साथ वो उसने उसको डेवलप कर नहीं पाया या हम उसको नहीं कर पाए, लेकिन वो अब राइट हैंड से लिखता है तो लेफ्ट हैंड से नहीं लिखता। हो सकता है हमसे भी गलती हो। जो पेंट कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को पिक्चर में उतार सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। ये हर बच्चे में, हर इंसान में होता है, कोई डेवलप नहीं। अच्छा, कुछ लोग क्या है कि राइटिंग वगैरह से बहुत दूर भागते हैं। मैं उनसे एक ही बात बोलूँ, आज भी आप उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। लिखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। लिखते नहीं है लोग, लिखने से बहुत अवॉइड करते हैं। आज की डेट में कहते हैं कि आज की डेट में लोगों ने ना मोबाइल पे इतना, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, लोगों ने लिखना पढ़ना सब छोड़ दिया है। लोग अब वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, टाइम वहां लगाते हैं। जबकि अपने इन इंटेलिजेंस पे थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। फिजिकल कोऑर्डिनेशन यानी बॉडी के कंट्रोल, बॉडी में ब्रेन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन मोटर स्किल में आपको बता ही चुका हूँ। बॉडी अवेयरनेस, खुद के बारे में, खुद के शरीर के बारे में आपको नॉलेज होता है। थोड़ा मसल मेमोरी, यस, ये मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल मेमोरी क्या है, ब्रेन मेमोरी के अलावा एक मसल मेमोरी होती है। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्समैन जो लगातार, सचिन तेंदुलकर लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार कई मैचेस में बहुत अच्छे सेंचुरीज होने के बाद भी वो प्रैक्टिस करते हैं। क्या था उनका लगातार प्रैक्टिस, वो अपने मसल मेमोरी में इस गेंद को इस तरीके से खेलना है बिठा देते हैं। तो वो जो बार बार वो होता, तो अगर अगली बार जो एक गेंद में वो आउट हुए हैं, वो बार बार नहीं आउट होंगे। अगली बार उसको याद रहेगा, उनकी मसल मेमोरी में याद रहता है। वो प्रैक्टिस करके जो आउट होने वाली हिस्ट्री है उसको डिलीट मार देते हैं और उस बॉल को सही तरीके से खेल। ये मसल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेसिव मूवमेंट, आपके जो कला करते हैं, आर्ट करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ बताती है। तो एक्सप्रेसिव मूवमेंट वहां से आती है। हैंड्स ऑन लर्निंग यानी कि जब आप फिजिकली काम करते हैं, जो बच्चे, मैंने बोलता हूँ ना, थोड़े से पढ़ते वढ़ते बोर हो जाते हैं, उनको बोला जरा उठो, थोड़ा घूमो, घूम के पढ़ाई करो, तो बहुत आसान हो जाता है। जहाँ आप कहीं लिथार्जिक होते हो थोड़ी बॉडी में, जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है, थोड़ा उठ जाया करो, थोड़ा एक्सरसाइज करते रहा करो, आपका ये डेवलपमेंट भी हो सकता है। अब लास्ट चैप्टर मैं लेके चलूंगा, और ये इस पूरे पर्सनैलिटी का और सारी चीज़ों का, जिसे बोलते हैं कि बिल्कुल एंड सेशन ही समझ लेना। और हम अपना टाइम भी देखेंगे, 15 मिनट के अंदर हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। कल से हम कुछ नए चैप्टर पे काम करेंगे, और आपको आज पता चल जाएगा कल से हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमें अब समझना है क्वोशिएंट लेवल। क्वोशिएंट क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा आईक्यू। इस बच्चे का, इस इंसान का आईक्यू लेवल बहुत लो है। इस इंसान का आईक्यू लेवल बहुत, जितने आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी एग्जाम देते हैं, उनके आईक्यू लेवल से जाना जाता है। इसकी आजकल साइंटिफिक टेस्टिंग होती है। कुछ सवाल होते हैं, आप उन सवालों का जवाब दोगे कि आपको पता चल जाता है। मैथ्स वैथ्स करने वाले लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा होता है। तो 5 तरह के क्वेश्चन है, हमने सिर्फ आईक्यू के बारे में सुना।
CQ क्रिएटिव क्वेश्चन, EQ इमोशनल क्वेश्चन, AQ एडवर्स क्वेश्चन एंड VQ विजनरी क्वेश्चन। इन पांचों क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या क्या है? IQ यानी आप समझ गए होंगे कि आपका अपनी एबिलिटी क्या है, पढ़ाई की, लिखाई की, उसके अंदर समझने की। IQ क्या है? बेसिकली IQ आपका अपना मेजरमेंट दिमाग का जो एकेडमिकली यूज किया जाता है। वर्बल रीजनिंग, सवालों का जवाब देना, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, स्पेटियल परसेप्शन। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में, ये बहुत कॉमन है। लेकिन क्रिएटिव क्वेश्चन आपने देखा होगा, यहाँ पे फोटो लगा रखे। आज मैं सवाल जवाब इसलिए नहीं, सवाल जवाब में टाइम बहुत लगता है। दो फेमस पर्सनालिटी आपके सामने है क्रिएटिव, एक जिनका नाम MF हुसैन है। कौन नहीं जानता इनको? इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे फेमस पेंटर, और हमारे पूज्य, और बोल सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कौन नहीं जानता। इनके बारे में जानना है तो इनकी बुक्स, इनके जो इन्होंने किए हैं आर्ट फॉर्म में, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वाकई में क्रिएटिव क्वेश्चन है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हर इंसान में होता ज़रूर है, लेकिन ये क्या होता है कि इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। IQ पे ज्यादा जोर है। हमारी पढ़ाई, हमारा इकोसिस्टम, हमारे सवाल जवाब देने के तरीके से लोगों ने IQ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, CQ को नहीं है। जबकि अगर मौका दिया जाए, क्रिएटिव क्वेश्चन आपको कई मल्टीपल करियर के हिसाब से वो जो मुकाम मिल सकता है वो कहीं भी नहीं मिल सकता। यानी आपकी क्रिएटिविटी क्या है, चाहे वो आर्ट फॉर्म में हो, चाहे वो म्यूजिक फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सप्रेस करने के हाव भाव किसी के फॉर्म में हो। तो क्रिएटिव कौन, सिर्फ ओरिजिनल आइडियाज, कई बार हम वेग आइडियाज कहते हैं ना, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजाद वो क्रिएटिव क्वेश्चन की वजह से आया है, IQ की वजह से कम। IQ तो कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई चीज ही नहीं हो सकता कि जो हवा में उड़ सके। आज लॉजिकली बोल सकते हैं चिड़िया के अलावा कोई ऐसा चीज ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले उन चीजों से रेस्ट्रिक्टेड थे। लेकिन क्रिएटिव आदमी ने ये सोचा कि हम उड़ सकते हैं, तो आज हवाई जहाज है। दुनिया के सारे इजाद क्रिएटिव क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। उसको साइंटिस्ट ने IQ लेवल लगा के आगे बढ़ा। अब EQ के बारे में बात करते हैं, इमोशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सबको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस पे देना है। इमोशनल क्वेश्चन सब में होता है। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब सिर्फ अपना इमोशन को समझना नहीं। इमोशन क्वेश्चन का मतलब होता है दूसरों के इमोशन को भी समझना, उनको मैनेज करना। और ये एक बिजनेसमैन और सोशल काम जैसे सेल्स है, ये सारे काम है, काउंसलर्स हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किस तरह से मैनेज किया जाता है लोगों को। अंबानी साहब को कौन नहीं जानते हैं? आपके सामने मुकेश अंबानी जी हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज से 10 साल पहले की बात करें तो, 10 भी नहीं, 20 साल पहले की बात करें तो, दो भाई थे। दोनों भाइयों को अलग अलग इंडस्ट्री दी गई है, और दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्रीज, उस टाइम की टेलीकॉम इंडस्ट्री अनिल अंबानी जी के हाथ में दिया गया। और पेट्रोलियम जो कि इतना प्रॉफिट में नहीं था, वो मुकेश जी को दिया गया है। दोनों भाइयों में कितना फर्क है। तो इनमें से EQ लेवल जिसका बहुत बेहतर है वही आगे बढ़ा। आज मुकेश अंबानी जी को कौन नहीं जानता? मुकेश अंबानी जी वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। और इनकी जो अभी जो टेलीकॉम इनको मिला पिछले 5 साल में, 6 साल में, मैं कहूँगा ज़्यादा साल हो गए, 10 साल में, उन्होंने 5-6 साल के अंदर टेलीकॉम का मायना ही बदल दिया पूरी दुनिया में। टेलीकॉम, जबकि टेलीकॉम इंडस्ट्री लॉस में जा रही थी। दैट इज वाई मैंने फोर्स ही कर लिया था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री आने वाले टाइम में लॉसेस में जाएंगी, तो मैंने अपना शिफ्ट IT में कर लिया था। तो मेरा विजन उतना तक था। लेकिन मुकेश अंबानी जी का क्या विजन था? उन्होंने इस टेलीकॉम इंडस्ट्री को रिवाइव किया। आज कौन नहीं है जिनके पास जियो नहीं है। और इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज के ऑनर है। ये लोगों को मैनेज करना की कला हर किसी में नहीं होती। अगर आप इस IQ को बढ़ा लेंगे तो दुनिया में बहुत। दूसरा, इलॉन मस्क के बारे में कौन नहीं जानता? दुनिया के बहुत सारे फेलियर्स देखने के बाद भी आज आज की डेट में आज भी बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस के ऑनरशिप इनके पास है। इन्होंने अपनी कम उम्र में ही कई ऐसे प्रोडक्ट बेच दिए हैं, जो कि आपके पेपाल एक
इन्हीं का कंपनी थी जो इन्होंने बेचा है, कई करोड़ों में बेचा है, और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने काम किया। ये काम करने के तरीके को ईक्यू कहते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांस क्वेश्चन। मैं दो बंदों को बहुत एडमायर करता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एक्टिंग। मैं एक्टिंग के मामले में थोड़ा सा चूजी हूँ। मैं ये नहीं कहता, मैं इनके काम को सराहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को कभी इन्होंने इतना अच्छा छाप नहीं छोड़ा। एक दो मूवीज बोल सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान लाइव एग्जाम्पल है एडवर्स क्वेश्चन। अब एडवर्स क्वेश्चन है क्या? विपरीत स्थिति में खड़े होने की ताकत। कोविड आया, बहुत सारे लोगों के पास, कई लोगों ने सकम किया, मतलब सरेंडर किया, और उन्होंने समझ लिया कि ये दुनिया का आखिरी पड़ाव है जिसे हम शायद पार ना कर पाए। कुछ लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ गए, कुछ एंग्जाइटी में आ गए, कुछ लोगों ने, लोग जो टीवी में दिखा रहे थे उन्हीं को देख देख के कुछ लोग आज रहे नहीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो डर गए थे। एडवर्स क्वेश्चन मतलब विपरीत स्थिति में खड़े होने। इन दोनों के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, ये आप इस एग्जाम्पल से कोरिलेट कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन की एक कंपनी थी, एबीसीएल प्राइवेट लिमिटेड। एबीसीएल यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये और इप्का लैबोरेटरीज के अंदर इन्होंने पार्टनरशिप की थी। इप्का में इनके साथ कुछ नुकसान हुआ, और उसके बाद एबीसीएल जो एक प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, कई मूवीज बनाई थी, तेरे मेरे सपने, लाल बादशाह, ऐसे कई मूवीज बनाई थी इन्होंने। वो लगातार फ्लॉप होती गई और कई करोड़ों रुपए के नुकसान में आए। और ये जब कई करोड़ों के नुकसान में आए, तो सोचो, एक जिंदगी में जिस आदमी ने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया और उसके बाद बहुत अच्छा एक्टिंग करियर रहा, दुनिया उनको आइडल मानती थी, उस टाइम बिजनेस के अंदर आए, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव के अंदर वो मतलब वहां पे भी इनके साथ गलत हुआ। गलत क्या हुआ? नहीं थे उसके लायक, वो एक्टिंग में ही थे। तो जब बिल्कुल कर्जे में थे और इनके मतलब ये समझ लो कि बहुत बुरा हाल था, कई चीजें मतलब बैंक ने जब्त कर दी थी, उस टाइम उनको एक छोटा सा रोल मिला। छोटा सा रोल नहीं कह सकते, उनके लिए बहुत बड़ा रोल था। स्टार प्लस ने इनको एक ऑफर दिया था, कौन बनेगा करोड़पति। ये बिल्कुल इंग्लिश प्रोग्राम का ही वो विल बी द नेक्स्ट मिलियनर का कॉपी था। और अमिताभ बच्चन ने इस चीज को माना कि जो आदमी कभी जिंदगी में टीवी पे नहीं आएगा, कहा सोचा हुआ था, वो इतने बड़े महानायक कहते हैं, उन्होंने ये सोचा कि मेरे को अपना जीवन यापन करने के लिए मुझे यहाँ से शुरुआत की। लेट अस गिव द बेस्ट, लेट मी गिव द बेस्ट। और परिवार से इनको थोड़ा वो भी मिला कि ऑब्जेक्शन भी मिला, बट इन्होंने उसको चूज किया। और केबीसी कौन बनेगा करोड़पति दुनिया में एक अलग छाप छोड़ गया। वो क्यों छाप छोड़ गया? उनके वो वर्सेटैलिटी, उनका वो जो स्टाइल है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका डेडिकेशन और डिसिप्लिन तो बचपन से ही, शुरू से उनको सिखाया गया था। और केबीसी आज की डेट में आज भी चलता है। कितने सीजन्स आ गए, अमिताभ बच्चन को देख के कई लोगों को ट्राई भी किया गया, लेकिन वो नहीं कर पाए। अमिताभ बच्चन ने एक छाप छोड़ी, उससे उनका कमबैक हुआ। आज क्या नहीं है इनके पास, आज वही कई करोड़ों के एसेट के मालिक हैं। तो विपरीत स्थिति में उन्होंने जो डिसीजन लिया, हर कोई नहीं खड़े हो, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कई तो बच्चे यहाँ तक आ जाते हैं कि सुसाइड के उसमें, कई रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आकर अपने आप को आत्मघात कर लेते हैं या कुछ गलत कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो टीनेज बच्चे जो प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, उनका जब रिलेशनशिप में कुछ होता है तो वो गलत स्टेप ले लेते हैं। या कोई बंदा जो एसिड फेंक देता है कि किसी ने हाँ या ना नहीं किया उनके हिसाब से। ये सब क्या है? उनमें एडवर्स क्वेश्चन की कमी होती है। ये डेवलप करना हमें अपने घर में बहुत जरूरी है। बच्चों को ये बताना पड़ेगा, हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं अपनी जिंदगी में इसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और मैं उस प्रिंसिपल पे चलता हूँ कि देर इज अ लॉ। और ये किसने दिया ये नहीं जानता, बट मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। किसी ने ये कहा था कि आप एक सिक्के को 10 बार उछालिए और आप हेड या टेल में से चुनिए और स्ट्रिक्ट रहिए उस पर। ऐसा हो नहीं सकता, एक या दो बार से अधिक आपका हेड अगर आपने चुना तो हेड ना आए, टेल अगर आपने चुना टेल ना। यानी कि एक सिक्का, कहते हैं, वैसे तो कहते हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, जरा
बिजनेस या कोई काम करो देखभाल के, मैं सच बोलता हूँ। लेकिन मैंने इस सिक्के को माना है। इस सिक्के का प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी आदमी 100 में 100 बार फेल नहीं हो सकता। ट्राई मोहम्मद गजनी ने 18 बार किया ट्राई, और भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, कई फेलियर्स देखने के बाद आते। अमिताभ बच्चन की बात करूं तो एयर इंडिया रेडियोस ने इनका आवाज को रिजेक्ट कर दिया, टू बल्कि टू हस्की। वो अमिताभ बच्चन की आवाज जिसको पूरी दुनिया, ये एक ऐसे शख्सियत है अमिताभ बच्चन जो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान इस चेहरे को नहीं पहचानता हो, ऐसा होने सकता। ये एक सर्वे है जिसमें अमिताभ बच्चन ने टॉम क्रूज को बीट किया और बहुत सारे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बीट किया। पूरी दुनिया इनको जानती है, इनकी आवाज को मानती है। इन्होंने कितने संगीत दिए, संगीत नहीं दिए, इन्होंने गाना भी गाया है, तो इनकी आवाज को लोग पसंद करते हैं। पोलियो का एग्जाम्पल मुझे याद आता है। एक प्रदीप प्रहलाद कक्कड़ एक एड मैन होते थे, वो एड बना रहे थे पोलियो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पोलियो का कैंप लगवाते थे। उसमें अमिताभ बच्चन का डेली टीवी पे प्रोग्राम आता था कि देवी और सज्जनों जाइए वहां जाइए, पोलियो ड्रॉप्स पिलाया क्या आपने अपने बच्चों को पोलियो। लगातार चलता जा रहा था और बार बार वो कैंपेन फेल होता जा रहा था। डब्ल्यूएचओ का पूरा फोकस था कि इंडिया में पोलियो को हटाना है, और वो हटा सकते थे, लेकिन नहीं। लेकिन लोगों ने बोला अमिताभ बच्चन को बदल के कोई लेडी रखते हैं, कोई सुंदर एक्ट्रेस रखते हैं, शायद उससे फर्क। प्रहलाद कक्कड़ कहते हैं नहीं, यहाँ इनकी कमी नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं हम सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर। वो देखो एडवर्स क्वेश्चन को देखो, लगातार फेल होने के बाद अमिताभ बच्चन जैसे महानायक को लेने के बाद वो कैंपेन फेल हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमिताभ बच्चन को बोला कि आप पूरी दुनिया के अंदर, पूरी इंडिया में जो जितने लोगों ने, जो आज की डेट में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो अपनी एज में आ चुके हैं 30-35 में, जिनके बच्चे हैं छोटे, या 30 में आ चुके हैं या 25 में आ चुके हैं, उन्होंने आपको हमेशा एंग्री यंग मैन की तरफ देखा। तो आप अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा, आप एक काम करिए, डांटना शुरू करिए। अमिताभ बच्चन कहते इट्स सो वर्ड, ये क्या मतलब अजीब सी बातें कर, कहते करो तो सही। वो एड शूट किया, अमिताभ बच्चन का गुस्सा निकला वहां पे। अब तक आप बैठे हो यहाँ पर, आपको पता है पोलियो का वो चल रहा है, आप अभी तक गए क्यों नहीं? मतलब वो एड देखना, आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको रिलेट करूँ। वाकई में उसके बाद अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, अरे विजय साहब बोल रहे हैं निकलो भागो। ऐसा पोलियो कैंप बना, वो हिट हुआ, और उसका मैं पूरा क्रेडिट दूंगा प्रहलाद कक्कड़ को, और उनका क्रेडिट दूंगा अमिताभ बच्चन को। एडवर्स क्वेश्चन, विपरीत। अब शाहरुख खान की बात। शाहरुख खान एक ठीक ठाक घर से थे, उनके जो जहाँ वो पढ़े थे, जहाँ उन्होंने मतलब कॉलेज कंप्लीट किया, वो बहुत अच्छी सोसाइटी बोल सकते हैं। लेकिन आपको इनके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता। इनके फादर साहब का बिजनेस कई बार फेल हो चुका था, कई कर्जों में हो चुके थे, और जब ये स्ट्रगलिंग एक्टर थे उस दौरान इनके माँ बाप दोनों की डेथ हो चुकी थी, और बहुत ही त्रासदी वाला टाइम उस टाइम। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे। आपको पता है कि शाहरुख खान के साथ मनोज वाजपेयी और बहुत सारे एक्टरों ने काम किया है थिएटर के अंदर, ये भी थिएटर करते थे। तो वाजपेयी जी से पूछा गया, मनोज वाजपेयी जी से, कि शाहरुख खान और आप दोनों ही एक तरफ के कुलीग हो, आपने मिलके बड़े सारे प्रोग्राम किए, एक्टिंग में सब जानते हैं कि उनकी एक्टिंग का लेवल आपसे थोड़ा कम है, लेकिन वो कहाँ पे हैं और आज आप कहाँ पे हो, दोनों में फर्क क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपने शाहरुख खान को एक स्टीरियोटाइप को डाला कि एक्टिंग थोड़ा सा वैसे करते हैं, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, सब जानते हैं इस बारे में, लेकिन ओवर एक्ट करते हैं, और लेकिन आपको वो मुकाम क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि आपने उस इंसान के स्ट्रगल को नहीं, उनके माता पिता के देहांत के बाद उस आदमी ने अपने आप को संभाल कर इस पोजीशन पे आया, आई सल्यूट दैट पर्सन। और कहते हैं जिस कैटेगरी को वो सर्व करते हैं, उस कैटेगरी के लिए मैं नहीं बना। अब दुनिया एक्टिंग बोले, क्या बोले, पब्लिक इमेज बोले, शाहरुख खान द लीजेंड शाहरुख खान बनेगी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम एडवर्स क्वेश्चन था, मुंबई को खरीदो, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं। लोग हंसते थे, उनका जो स्टाइल होता था कि मैं यहाँ राज करने आया। और वाकई में कहते हैं फेक इट एंड मेक इट, एडवर्स क्वेश्चन का जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते उनको ये सिखाना विपरीत स्थिति में भी हार और जीत सिक्के के दो पहलू, उन पहलू को देखना बहुत जरूरी है। आज अगर हार है तो कल जीत है,
दिन है तो रात है, रात है तो दिन। अगर सिर्फ जीतते रहोगे जिंदगी में, जिस दिन हार आ जाएगा आप गिर जाओगे। तो स्पोर्ट्स में इसलिए बोलता हूँ बच्चों को डालने के लिए, क्योंकि वहाँ हार जीत पहले से तय है। कुछ बच्चे ले नहीं पाते, लेकिन स्पोर्ट्स में आने के बाद उनको समझ आता है पार्ट एंड पार्सल, आज हारेंगे कल मैच जीतेंगे, या लगातार हारे हैं फिर लगातार जीतेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये चीजें होती हैं। और हार आपको सबसे ज्यादा सिखाती है। उसका एग्जाम्पल मैं अपने आप को दूंगा। मैं चेस में बहुत अच्छा नहीं था, चेस खेलता था। मुझे एक गुरु थे मेरे, मतलब गुरु नहीं बोल सकता मैं, मेरे ट्यूशन टीचर थे, पार्ट टाइम कभी मेरे को पढ़ा लेते थे। तो वो चेस बहुत अच्छा खेलते। तो मैं उनके साथ बैठा एक दिन, तो मेरे को चेस में हरा दिया, मुझे आता ही नहीं था। तो लगातार उन्होंने मुझे चेस में कई बार हराया, कई बार। और हमेशा कहते थे ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और मैं भी हारता नहीं था, मैं भी कहता एक बार तो हार, इनको हरा के रहूं। और शायद मेरे ख्याल से, मैं नंबर्स याद नहीं, बहुत बार हारने के बाद मैं उनके साथ गया और एक बार मैं जीतना शुरू। और जीतते 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 ऐसा हो गया कि मैं और जीतने लगा और जीतने लगा, फिर उनको कभी जीतने नहीं दिया। लेकिन मैंने इस प्रोसेस में एक चीज सीखी, जब तक मैं हार रहा था तब तक मैं हर बार कदम कदम पे एक एक चाल सोच समझ के चलता जा रहा था, सीखता जा रहा था, करता जा रहा था। और वो जो जीतने की ललक थी वो मेरे में इतनी थी कि मैंने वो जीतना शुरू किया। लेकिन जब मैं जीतना लगातार शुरू हुआ तो मैं केयरलेस हो गया। हाँ, मैं जरूर स्किल डेवलप कर लिया, मैंने सीखना बंद कर। तो दोस्तों, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, विपरीत स्थिति में खड़े होने की ताकत। इस सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट सबसे टॉप, मैं 18 बार फेल हूँ, सबको बोलता हूँ पब्लिक में। लेकिन ये जो विपरीत स्थिति में खड़े होने की ताकत, मेरे एडवर्स क्वेश्चन में, मैं आईक्यू से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, ईक्यू से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, सीक्यू में भी एवरेज रह सकता हूँ, लेकिन मेरा एडवर्स क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक है। बहुत सारी चीजों को मैंने ऐसे देखे हैं जो मेरे को कहते हैं तबाह कर चुके थे, लेकिन मैं कहा कि आज नहीं तो कल। मैं अपनी माता को हमेशा बोलता था, जिस दिन मैं चमकूंगा शायद सब फीके दिखेंगे जो आपके सामने खड़े। और वाकई में वो हुआ। तो ये जिंदगी में ऐसा ही चलता है। तो अपने बच्चों को, अपने आप को इसमें मजबूत करिए। कभी परेशान मत रहिए जब आप विपरीत स्थिति में खड़े। विपरीत स्थिति आपकी स्ट्रांग, आप कितने स्ट्रांग हो उसकी परीक्षा ले। फिर हम बात करते हैं विजनरी कोशेंट, यानी कि दो फेमस पर्सनालिटी है। विजनरी मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, देखना, और इनकी भी छोटी छोटी स्टोरीज हैं, उसके बारे में समझते हैं। हम बात करते हैं स्टीव जॉब। कौन नहीं जानता इस शख्स को। स्टीव जॉब ने, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी और इसी कंपनी में से इसको निकाल दिया गया। राइट, एडवर्स क्वेश्चन का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इनका एक यूट्यूब पे वीडियो है, वो इंग्लिश में है, अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ आता है तो जरूर सुनिएगा। वो एक कॉलेज के अंदर बताते हैं, ये कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा, कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब, आज आपने कोई काम किया, शायद आज काम नहीं आता, मैं उसका एग्जांपल दूं। कल आपने जो काम किया शायद उस दिन नहीं काम। धीरे धीरे ऐसे ऐसे कई कई डॉट्स बन जाते, जैसे मोती बनते हैं ना, अलग अलग मोती। लेकिन जब एप्पल में इनको वापस लिया गया तो इनसे पूछा गया था कि आपको एप्पल जैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या प्रेरित किया, जबकि मोबाइल फोन की इमर्जिंग दुनिया थी और लोगों ने इससे कई अहेड थे। तो उन्होंने एक ही बात की थी, जब ये एक्चुअल में ये एक तरफ से समझ लो एक बिन ब्याही माँ की माँ से पैदा हुए थे। तो इन्होंने किसी, इनको किसी ने गोद ले लिया था, और गोद लेने के बाद इनकी पढ़ाई जो हुई थी वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने जो पढ़ाई करी थी वो कैलीग्राफी में करी थी। कैलीग्राफी समझो, जो राइटिंग का स्किल है, जो हम बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं ना, उसमें एक हाई डेवलप्ड स्किल आता है, उसका एक कोर्स किया था इन्होंने। उस टाइम इनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, तो उनको वहीं एडमिशन, तो इन्होंने कर लिया। उस टाइम इनको समझ, और दुनिया जानती है एप्पल के अंदर जो फोन्स हैं, जो इस्तेमाल, जो ब्यूटी है, जो वहीं से वो शुरुआत हुई। उस टाइम मोबाइल फोन के जो डिस्प्लेज होते थे वो सब इतने अच्छे नहीं थे। पिक्सा भी एक कंपनी थी इनकी, पिक्सल भी या पिक्सल, उस कंपनी का जो पिक्चर्स हैं, उनका जो पूरा डिस्प्ले है, उसको यूज किया एप्पल। और उन सबको, ये सब इनकी वजह से। स्टीव जॉब एक ऐसा काम किया दुनिया को, आज की डेट में
इन्होंने जो क्लास बनाया है वो आज तक मिल नहीं। दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे इसी में खर्च होते हैं। लोग आई आईफोन 15 16 17 जब तक आता रहेगा लोग लाइन लेके खड़े रहेंगे। उसका रीजन यही है, इन्होंने जो सोचा। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कनेक्टिंग द डॉट्स है। ना मैं वो कैलीग्राफी करता, ना मुझे निकाला जाता मैं पिक्सा भी कंपनी करता, ना मैं पिक्सा भी कंपनी करता तो मैं एप्पल जैसे प्रोडक्ट। तो समझने वाली इस बात है, कनेक्टिंग द डॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी वो इंसान है जिन्होंने हिंदुस्तान के सपने को सच किया, जिसको पहले कपिल देव ने किया था। वर्ल्ड कप हमें दिलाया, दो वर्ल्ड कप। पहले हम समझते हैं धोनी साहब की जो इतना अच्छा रनिंग द विकेट जो करते हैं, जो रनिंग लेते हैं, वो कहाँ से करा। इन्होंने एक टीटी का काम किया था, मतलब टीटी टिकट कलेक्टर। तो इनके जो सीनियर थे वो थोड़े बहुत क्रिकेट जानते थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि इतने अच्छे क्रिकेटर हो सकते। जब ये टीटी का काम करते तब तक युवराज ऑलरेडी इंडिया टीम में सेलेक्ट हो चुके थे, ये सेलेक्ट नहीं हो पाए थे कई कारणों की वजह से। तो इनको क्या करना होता था, इनको टिकट कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता, टिकट चेक करने। तो क्या होता था उस टाइम, जो ट्रेन के आना जाना होता, जिस स्टेशन में ये रहते थे वहां पे आना जाना जब बड़ा ऑकवर्ड होता था, अनाउंसमेंट थोड़ा लेट हो जाता, कभी ऐसा कुछ होता, तो इनको भाग भाग के करना पड़ता था, इस सीढ़ी से उस सीढ़ी, उस सीढ़ी से उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म। ये जो भाग दौड़ थी ना, इनके काम आया स्पोर्ट्स के अंदर। जो एक फुटबॉल प्लेयर की तरफ से अपना करियर स्टार्ट किया था, बचपन स्टार्ट किया था, वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर बने। और इन्होंने विजुअलाइज किया, विजनरी थे ये। जब कैप्टन एज ए भाग लिया था, इनसे पूछा गया था कौन से प्लेयर, क्योंकि इनमें कैप्टन सी का कुछ रोल तो था ही, लेकिन कैप्टन को लिया जाता है टीम मेंबर ज्यूरी सेलेक्ट करने में कि कौन कौन से नहीं। इन्होंने कुछ सीनियर प्लेयर्स को निकलवाया था। उसके रीजन ये था कि उन्होंने कहा कि इनके बैटिंग किसी के मुकाबले कोई नहीं है, ये जो बैट्समैन हैं पुराने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में क्रिकेट इज नॉट अबाउट बैटिंग, क्रिकेट इज मोर देन बैटिंग। फील्डिंग की बहुत जरूरत है, और ये थोड़े से स्लो हैं एज की वजह से। इसकी वजह से ये हो सकता है कि एक एक रन जो ये इनसे छूट रहे हैं वो हमारे को हार के कगार पे ला सकते। और बात मानी गई और ऐसा हुआ, बहुत रेस्ट्रिक्शन हुआ, हाय हाय धोनी भी हुआ। लेकिन धोनी जब वर्ल्ड कप लेके आए तो आप, लेकिन उन्होंने वहां से एक सबक सीखी, कनेक्टिंग द डॉट बात। जब इन्होंने किसी को सीनियर निकाला तो अपनी एज, इतने लंबे एज तक आज तक खेलते रहे, आईपीएल आज भी खेलते रहे, अपनी फिटनेस में कमी नहीं आने दी, लगातार मेहनत करते करते रहे, क्योंकि इन्होंने विजुलाइज किया ऐसा मेरे साथ हो सकता है। दोस्तों इतना ही चाहूंगा कि आज की मीटिंग आपके लिए इतना ही रहेगा। थोड़े से हम टाइम से ऊपर चले गए क्योंकि भावनाओं में कई बार बह जाते हैं। तो अभी हम जो बात करते हैं उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले तो थोड़ा सा ये समझाना जरूरी है, एक सेकंड के लिए, बिलीव यू आर हाफ वे देयर। अब आप समझ लीजिए, आपने अगर पिछले 5-7 दिन मेरे साथ बिताए तो आप ऑलरेडी हाफ वे पे। अब यहां से पीछे मत कीप हसलिंग, और तब तक भागते रहो जब तक आप फिनिश लाइन में। आप अगर आपने जिंदगी में आप कामयाब हो नाकामयाब हो, एक अलग तरह बैठी है। अब आपने स्टार्ट कर दिया अगला 1 साल का सफर जो आप मेरे साथ तय करेंगे। मेरी ये मॉरल ड्यूटी है, मेरा ये बोलते हैं कि मेरा ये उसको बोलते हैं जिम्मेदारी है, आपको मैं फिनिश लाइन तक ले। लेकिन उससे पहले मेरे साथ आपको इंडिविजुअली बात करनी पड़ेगी, टारगेट सेट करने पड़ेंगे, सीखने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के दिमाग में या समझ से कम आ रही है कोई चीज़, तो उसको समझने की कोशिश करना है, फिर मैं उनको समझा के धीरे धीरे बढ़ाऊँ। मैं बार बार यही बोलता हूँ, मोटिव ये है कि आपको फिनिश लाइन तक ले जाना। आपने देखा होगा रेसिंग में एक लाइन होती है, तो फिनिश लाइन आपकी टारगेट है। आज आप डिसाइड करेंगे आपका टारगेट क्या है, और मैं मदद करूंगा आपको उस टारगेट तक पहुंचाने के लिए। बट रूल्स आर क्लियर, स्टिक टू द रूल्स। अगर इस रूल्स में चलेंगे जो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो मैं यह सेशन को अभी एंड करता हूं यहाँ पर।